जैसे ही जाओ फेंग ने अपनी नज़र घुमाई, सभी की आंखें भी उसी दिशा में चली गईं और सीधा जाकर टिक गईं वांग वान पर। एक ही पल में वांग वान का चेहरा बदल गया। उसका दिल जोर से धड़का और अनजाने में ही उसने अपना सर थोड़ा घुमा लिया, जैसे अगर वो आंखों से बच जाए तो शायद जाओ फेंग का इल्जाम उस तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन जाओ फेंग की तेज और ठंडी नज़र अभी भी उस पर टिकी हुई थी। होठों के कोने पर एक व्यंग भरी मुस्कान उभरी। प्राइम मिनिस्टर वांग, आप किससे बच रहे हैं? जाओ फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। जनरल जाओ, आपका क्या मतलब है? वांग वान ने भौएं सिकोड़ कर कहा कि आप मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं। मैं इतने सालों से प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेवा कर रहा हूँ, पूरी मेहनत और सतर्कता से, और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उसकी आवाज़ तेज और धार्मिक लग रही थी, बिल्कुल एक ईमानदार निष्कपट अधिकारी की तरह। तुम, मेहनती और सतर्क? तुम, बिना किसी अपराध के? जाओ फेंग ठंडी हंसी हंसा। उसके चेहरे पर खुला तिरस्कार था। फिर वो घूमकर सिंहासन की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, योर मैजेस्टी, जिस मंत्री पर मैं अभियोग लगाना चाहता हूं वो और कोई नहीं बल्कि वांग वान ही है। ये शब्द गिरते ही पूरा दरबार हिल उठा। हर कोई जाओ फेंग को पहली बार देख रहा हो। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, साम्राज्य के सबसे बड़े सिविल अधिकारी, उस पर अभियोग। ये किस तरह की पागलपन थी? इतिहास में अक्सर सिविल ऑफिशियल्स ही दूसरों पर अभियोग लगाते थे। कभी कभी ही कोई सैनिक कोर्ट के इतने बड़े अधिकारी को चुनौती देता था। और यहाँ तो जाओ फेंग, एक मिलिट्री जनरल, सीधा सिविल ब्यूरोक्रेसी के सर पर वार कर रहा था। ये बिल्कुल अपूर्व था। जाओ फेंग क्या करना चाहता है? प्राइम मिनिस्टर पर अभियोग? किस आधार पर? लगता है वांग वान ने उसकी स्टेट गार्डियन वाली पदोन्नति रोकी थी, इसीलिए बदला ले रहा है। लेकिन अभियोग लगाना अलग बात है, उसे साबित करना अलग। ये बस उसका गुस्सा निकालने का तरीका लगता है। प्राइम मिनिस्टर पर हाथ डालना कोई छोटी बात नहीं। युद्ध में तो वो महान है, लेकिन राजनीति और दरबार के दांव पेच उसे क्या पता। दरबार में धीमी धीमी सरघोशियां शुरू हो गईं। ज्यादातर मंत्री इस पूरे मामले को सिर्फ एक तमाशा समझ रहे थे। आखिर अगर वांग वान ने सच में कोई बड़ा अपराध किया होता तो वो कब का अपने निशान मिटा चुका होता। दरबार के लोग सब पुराने लोमड़ी थे। सबको पता था ये खेल कैसे खेला जाता है। जनरल जाओ, वांग वान ने कठोर स्वर में कहा, ये राज दरबार है और हिज मैजेस्टी स्वयं उपस्थित हैं। बिना सबूत के आरोप लगाना किन के कानून के तहत अपराध है। लेकिन जाओ फेंग ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। वो फिर से यिंग ज़ेंग की तरफ मुड़ा और गरजती आवाज में बोला, योर मैजेस्टी, मैं वांग वान पर 4 बड़े अपराधों का आरोप लगाता हूं। पहला, राज्य की जमीन का घोटाला। दूसरा, सरकारी दासों की अवैध खरीद फरोख्त। तीसरा, रिश्तेदारों को पद देना, नेपोटिज्म। चौथा, स्मगलिंग और विदेशी राज्यों से गठजोड़। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। चारों आरोप बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित थे। जाओ फेंग के चेहरे पर न डर था न हिचकिचाहट, सिर्फ पक्का विश्वास। वांग वान का दिल जोर से सिकुड़ गया। वो जानता था कि ये आरोप झूठे नहीं थे, और सच तो ये था कि ये उसके सबसे खतरनाक अपराध भी नहीं थे, सिर्फ सबसे भारी वाले। जनरल जाओ, वांग वान ने गुस्से से कहा, मैं फिर कह रहा हूं, साम्राज्य के प्राइम मिनिस्टर पर झूठा आरोप लगाना बहुत गंभीर अपराध है। चाहे आपने कितनी भी युद्ध जीत हासिल की हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सबूत के आरोप लगा सकें। उसने उंगली उठाकर जाओ फेंग की तरफ इशारा किया। कौन कहता है मेरे पास सबूत नहीं है? जाओ फेंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वांग वान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। फिर उसने यिंग ज़ेंग की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में कहा, योर मैजेस्टी, मेरे पास वांग वान के 4 अपराधों के पूरे सबूत हैं। ये सबूत इस वक्त दरबार के बाहर मेरे गार्ड्स के पास हैं। बस आपका आदेश हो, इंपीरियल सेंसर्स उनकी जांच कर सकते हैं। सिंहासन पर बैठे यिंग ज़ेंग गहरी नज़र से जाओ फेंग को देख रहा था।
उसका दृढ़ चेहरा, पहले से तैयार सबूत, सब कुछ एक बात साफ कह रहा था। ज़ाओ फेंग मजाक नहीं कर रहा था। वो वांग वान को गिराने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्या इसके पास सच में वांग वान के खिलाफ सबूत हो सकते हैं? नामुमकिन। मैंने अपने सबसे वफादार लोगों से ये काम करवाया था। हर डिटेल खुद देखी थी। कोई भी पक्का सबूत मिल ही नहीं सकता। ये झूठा होगा। ये सिर्फ ब्लफ है, मुझे गलती करवाने के लिए। अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ज़ाओ फेंग के पास कुछ असली हो सकता है। तुरंत वो आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और गहरा नमन किया। योर मैजेस्टी, इस वृद्ध मंत्री ने अपनी पूरी जिंदगी ग्रेट तिन के लिए समर्पित कर दी है। मैंने कभी स्वार्थ नहीं रखा। आज जनरल ज़ाओ ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। ये घोर अन्याय है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सत्य को पहचानें। बोलते वक्त उसने पूरी तरह से पीड़ित और निर्दोष होने का रूप धारण कर लिया। मैं भी इस प्रार्थना का समर्थन करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर वांग ने तिन के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। उन पर इस तरह का कलंक कैसे लगाया जा सकता है? कृपया न्याय कीजिए योर मैजेस्टी। एक के बाद एक 10 से ज्यादा मंत्री आगे बढ़े और वांग वान के पक्ष में खड़े हो गए। उनकी वफादारी बिल्कुल साफ थी। ज़ाओ फेंग ने उन सब पर एक नज़र डाली और हंसी दबाते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम में से बहुत से लोग खुद भी इसमें शामिल हो। जब सबूत सामने आएंगे तो तुम सब साथ में गिराए जाओगे। उसका स्वर बिल्कुल बिल्ली जैसा था जो शिकार से खेल रही हो। फिर ज़ाओ फेंग चुप हो गया और यिंग ज़ेंग के आदेश का इंतजार करने लगा। क्या इस लड़के के पास सच में वांग वान के खिलाफ सबूत हैं? वांग जैन ने मन ही मन सोचा। कल रात ज़ाओ फेंग ने सिर्फ इतना कहा था, बस तमाशा देखिए। वांग जैन को ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिर ज़ाओ फेंग तिन का क्राउन प्रिंस था। अगर आरोप गलत भी निकले तो ज्यादा से ज्यादा एक हल्की सी डांट मिलेगी। उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उल्टा वांग वान और उसका गुट पूरी तरह हिला दिया जाएगा। इस वक्त ज़ाओ फेंग और वांग वान दोनों की नज़र यिंग ज़ेंग के फैसले पर टिकी हुई थी। आखिरकार थोड़ी देर के विचार के बाद यिंग ज़ेंग ने ज़ाओ फेंग की तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास सच में सबूत हैं? ज़ाओ फेंग बिना झिझक बोला, मैं कभी भी योर मैजेस्टी से धोखा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आपका आदेश मिलते ही मेरे गार्ड सबूत दरबार में ले आएंगे। इंपीरियल सेंसर्स उनकी जांच कर सकते हैं। उसकी आवाज़ पक्की थी, जैसे फैसला पहले ही लिखा जा चुका हो। अंदर लाओ। यिंग ज़ेंग की आवाज़ भारी थी, पूरे अधिकार से भरी हुई। ज़ाओ फेंग ने एक पल भी ज़ाया नहीं किया। वो सीधा दरबार के दरवाजे की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज में बोला, ज़ैंग मिंग। 2 छोटे शब्द पूरे दरबार में गूंज उठे। हाजिर। ज़ैंग मिंग ने जोर से जवाब दिया। कुछ ही पलों में कई सैनिक एक लकड़ी का संदूक उठाकर महादरबार के बीच ले आए। इस पल वांग बान के दिल में सच में घबराहट पैदा होने लगी। क्या इसके पास सच में सबूत है? उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। शुरू से लेकर अब तक ज़ाओ फेंग बिल्कुल शांत था, जैसे जीत पहले ही तय हो चुकी हो। ग्रैंड जनरल, ज़ैन मिंग ने सम्मान से कहा, सबूत पेश कर दिया गया है। हट जाओ। ज़ाओ फेंग ने हाथ हिलाकर इशारा किया। जी। ज़ैंग मिंग तुरंत सैनिकों के साथ पीछे हट गया। ज़ाओ फेंग ने फिर यिंग ज़ेंग की तरफ झुककर कहा, मैं योर मैजेस्टी से अनुरोध करता हूं कि इंपीरियल सेंसर्स इसकी जांच करें। यिंग ज़ेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कठोर आवाज में हुक्म दिया, सेंसर इन चीफ, आपका सेवक हाजिर है। फेंग जिए आगे बढ़ा। जांच करो। यिंग ज़ेंग ने ठंडी आवाज में कहा, आज्ञा पालन होगा। फेंग जिए संदूक के पास गया और अन्य सेंसर्स को इशारा किया। उन्होंने मिलकर संदूक खोला। अंदर बैम्बू स्लिप्स एक के बाद एक। फेंग जिए ने खुद एक स्लिप खोली। जैसे जैसे वो पढ़ने लगा, उसकी भौएं धीरे धीरे सिकुड़ गईं। बाकी सेंसर्स ने भी स्लिप्स उठाईं। हर एक का चेहरा गंभीर होता चला गया। ज्यादा से ज्यादा स्लिप्स पढ़ी जा रही थीं, और वांग बान की बेचैनी भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। पूरा दरबार सांस रोके फेंग जिए को देख रहा था। सब जानते थे, फेंग जिए सख्त, निष्पक्ष और ईमानदार था। अगर वो इतनी ध्यान से पढ़ रहा था तो इसका मतलब था सबूत असली था।
काफी देर के बाद फेंग जिए ने बैम्बू स्लिप्स नीचे रखें और यिंग ज़ेंग को नमन किया। योर मैजेस्टी, जांचा परखा करने के बाद मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि ग्रैंड जनरल द्वारा लगाए गए आरोप सत्य हैं। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। पूरा दरबार हिल उठा। वांगबान का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। जो मंत्री अभी अभी वांगबान के पक्ष में खड़े थे वो बीच में लटक गए। न आगे बढ़ सकते थे न पीछे हट सकते थे। डर और घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया। यिंग ज़ेंग का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ये आरोप सत्य हैं? उसने ठंडी आवाज में पूछा। जी हाँ योर मैजेस्टी, फेंग जिए ने सिर झुकाकर कहा। ये सभी रिकॉर्ड्स, डिटेल्स और सबूत सब असली हैं। इसके अलावा ग्रैंड जनरल ने गवाह भी पकड़े हैं, जिनमें वांगबान के अपने लोग शामिल हैं, जिन्होंने उसके आदेश पर काम किया। ये सुनते ही वांगबान पूरी तरह टूट गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसका सारा घमंड पल भर में बिखर गया। पिताजी, फूसू अब चुप नहीं रह सका और आगे आया। इस मामले पर फिर से विचार होना चाहिए, शायद कोई गलतफहमी हो। फेंग जिए, यिंग ज़ेंग ने फूसू को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, कितने अपराध साबित हुए हैं और कितने लोग शामिल हैं? योर मैजेस्टी, फेंग जिए ने जवाब दिया, ग्रैंड जनरल द्वारा बताए गए चारों आरोप पूरी तरह से साबित हुए हैं। 20 से अधिक 20 अधिकारी शामिल हैं। सबसे गंभीर अपराध सरकारी दासों की खरीदो-फरोख्त और राज्य की जमीन पर अवैध कब्जा है। इसके अलावा विदेशी राज्यों के साथ स्मगलिंग के सबूत भी मिले हैं, खासकर लोहा, तांबा, हथियार और अनाज के व्यापार से संबंधित। नेपोटिज्म के मामले में वांगबान के रिश्तेदार क्षिण भर में पदों पर बैठे हैं, जिन्होंने कई गैर कानूनी कामों को बढ़ावा दिया है। ये सुनते ही वांगबान घुटनों के बल गिर पड़ा। जिन मंत्रियों के नाम आए थे उनके चेहरे से रंग उड़ गया। योर मैजेस्टी, कोई जरांग ने आखिरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। इन सबूतों की और गहरी जांच होनी चाहिए। तभी योर मैजेस्टी, ज़ाओ फेंग ने फिर से आवाज़ उठाई। सबूतों के अलावा मैंने वांगबान के कुछ खास लोगों को पकड़ा है, कुल 7। ये वही लोग हैं जिन्हें वो चुप करवाना चाहता था। सब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के सामने बयान देने के लिए तैयार हैं। उनमें वांगबान का बेटा भी शामिल है। ये बात एक और घातक वार थी। इसी पल ली सी मौका देखकर आगे बढ़ा। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस इस केस को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। ली सी के लिए ये एक सुनहरा मौका था। वांगबान को गिराना हमेशा से उसका सपना था। अब जब ज़ाओ फेंग ने उसे तलवार पकड़ा दी थी तो वो उसे चलाने से कैसे चूक सकता था? यिंग ज़ेंग ने चुपचाप ठंडी और तिरस्कार भरी नज़र वांगबान पर डाली। तुम्हें कुछ कहना है? उसने ठंडी आवाज़ में पूछा। योर मैजेस्टी, मैं दोषी हूँ। वांगबान कांपते हुए बोला, यह सब अपराध मैंने अकेले किए हैं। मेरे बेटे का कोई दोष नहीं। मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सालों की सेवा को देखते हुए मेरी पूरी परिवार को नष्ट न किया जाए। जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए उसकी आवाज़ टूट रही थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वांगबान, फूसू ने उसे देखा, आंखों में विश्वासघात। तुमने ये सब किया? बाहरी रूप से शिष्ट, अंदर से सड़ा हुआ, ज़ाओ फेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वांगबान जैसे लोग ही सबसे बड़े पाखंडी होते हैं। दरबार के सामने इतने सबूतों के बाद वांगबान का भविष्य तय हो चुका था। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, वो खत्म था। और उस पर आरोप लगाने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो था ग्रेट क्षिण का सुप्रीम जनरल। किसी में भी अब विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। सेंसर इन चीफ फेंग जिए ने सबूतों को पहले ही सत्य बता दिया था। ये लड़का सच में कर दिखाया। वांगबान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी गिरा दिया। वांग जियान ने मन ही मन कहा। वांगबान अपनी ही गलतियों का शिकार बना था। ज़ाओ फेंग को बार बार निशाना बनाया था और दुश्मन का अंजाम ऐसा ही होता है। वांगबान के पूरे स्वीप स्वीकार के बाद यिंग ज़ेंग का चेहरा पूरी तरह कठोर हो गया। फेंग जिए, ली सी। यिंग ज़ेंग की आवाज़ गहरी थी। आज्ञा। ली सी के चेहरे पर उत्साह चमक उठा। फेंग जिए भी तुरंत आगे बढ़ा। सेंसरेट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू मिलकर इस मामले को संभालें। जिन अधिकारियों के नाम सबूतों में हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए। उनके पूरे परिवार को भी हिरासत में लिया जाए। जांच पूरी होने के बाद ग्रेट क्षिण के कानून के अनुसार सबको दंड दिया जाए।
दरबार में सन्नाटा छा गया। वांग वान का पतन पूरी तरह और अंततः। यिंग ज़ेंग की आवाज़ बर्फ जैसे ठंडी और पत्थर जैसे मजबूत थी। हुक्म का पालन होगा। लीसी और फेंग जीने ने तुरंत जवाब दिया, और जहां तक बात वांगवान की थी, वो पहले ही जमीन पर ढह चुका था, जैसे उसकी सारी ताकत निकल चुकी हो। ये दृश्य देखकर दरबार में मौजूद सभी अधिकारी स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। दरबार शुरू होने से पहले वांग वान, जो सिविल ऑफिशियल्स का सबसे बड़ा नेता था, पूरे विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों में वो अपनी बुलंद कुर्सी से गिरकर कैदी बनने जा रहा था। इंपीरियल गार्ड्स को बुलाओ, गिरफ्तारी के लिए। वू दाओ, लिन मू, काउचिंग। फेंग जिए एक के बाद एक दरबार के अधिकारियों के नाम पुकारता गया। जिन जिन के नाम लिए गए, उनके चेहरों का रंग उड़ गया और वो घुटनों के बल गिर पड़े। आखिर जब वांगवान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी आरोपों का जवाब नहीं दे पाया, तो उनके पास कौन सा हक था अपनी बेगुनाही साबित करने का? इन सब को ले जाओ। यिंग ज़ेंग ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया। तुरंत रेन श्याओ इंपीरियल गार्ड्स के साथ दरबार में घुसा और आरोपी अधिकारियों को पकड़ने लगा। वांग वान और उसके साथ 20 से ज्यादा अधिकारी सबको जंजीरों में बांधकर ले जाया गया। जो अधिकारी बचे रह गए, उनका दिल एक साथ भारी भी था और हल्का भी, लेकिन उनमें से कई लोग अब जाओ फेंग को देख रहे थे, गहरे डर और इज्जत के साथ। जाओ फेंग, ये आदमी बहुत निर्दयी है। तभी तो ये बैटलफील्ड से जिंदा लौटा। इसके तरीके सच में भयानक हैं। वांग वान लेफ्ट चांसलर था, हिज मैजेस्टी के बाद सबसे शक्तिशाली, फिर भी इतनी आसानी से गिर गया। इतने सबूत आखिर ये लाया कहाँ से? एक ही वार में वांग वान को गिरा दिया। ये आदमी बहुत खतरनाक है, इससे कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, ये बदला कभी नहीं भूलता। वांगवान ने बार बार इसका विरोध किया और जाओ फेंग ने सब याद रखा। आज उसका बदला पूरा हुआ। अब कई अधिकारी जाओ फेंग के खिलाफ खड़े होने का सपना भी नहीं देखना चाहते थे। ये सोचकर ही डर लगता था कि वो इतने लंबे समय से चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रहा था, सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हुए। वांगवान, तुमने मुझे सच में निराश किया, और तुम सब के लिए ये एक चेतावनी है। यिंग ज़ेंग की आवाज़ पूरे दरबार में गूंजी, गुस्से और अथॉरिटी से भरी हुई। भले ही वांग वान को गिराने वाला जाओ फेंग था, लेकिन यिंग ज़ेंग खुद भी उतना ही क्रोधित था। आखिर लेफ्ट चांसलर, जो चीन का सबसे बड़ा सिविल अधिकारी था, इतने भयानक अपराधों में लिप्त निकला। यिंग ज़ेंग हमेशा कठोर कानून से शासन करता आया था, और उसका सबसे विश्वस्त पात्र मंत्री खुद भ्रष्टाचार का प्रतीक निकला। ये कैसे बर्दाश्त होता? हम आज्ञा का पालन करेंगे, योर मैजेस्टी। सभी अधिकारी एक साथ बोले, उनका स्वर डर से कांप रहा था। इन 4 बड़े अपराधों के सामने आने के बाद वांगवान का अंजाम तय हो चुका था। मौत अवश्याम भी थी। रही बात उसके परिवार की, तो उनका भविष्य यिंग ज़ेंग के अंतिम निर्णय पर निर्भर था। जाओ फेंग, तुम्हारी इम्पीचमेंट ने राज्य के लिए महान सेवा की है। यिंग ज़ेंग ने अपनी नज़र जाओ फेंग पर डाली। सब कुछ ग्रेट पिन के लिए है। जाओ फेंग ने गंभीरता से जवाब दिया, जैसे एक सच्चा सेवक। लेकिन दरबार के कई लोगों के लिए ये शब्द हजम करना मुश्किल था। वो मन ही मन हंस पड़े। ये तो बस अच्छी तरह से छिपा हुआ बदला है। ये युवा बहुत निर्दयी है। इतने समय से चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रहा था, सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हुए। वांग वान, तुमने मुझे सच में निराश किया। ये मेरे पुत्र फुसू जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कठोर है। तुमने इससे छेड़कर बहुत बड़ी गलती की। यिंग ज़ेंग ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। सच ये था कि उसे हैरानी नहीं थी कि वांगवान भ्रष्ट निकला। दरबार में और भी बहुत से अधिकारी थे जो ऐसे ही अपराध कर रहे थे, बस वो ज्यादा चालाक थे। यिंग ज़ेंग इस बात को जानता था, लेकिन जब तक हद पार ना हो, वो आमतौर पर नज़रअंदाज करता था। आखिर साम्राज्य को एकजुट करने के लिए सभी अधिकारियों का सहयोग जरूरी था। शायद पुरानी कहावत यहीं लागू होती है, अगर पानी बिल्कुल साफ हो तो मछलियां नहीं रहती। हर युग में भ्रष्ट अधिकारी हमेशा रहे हैं। जाओ गाओ, फरमान पढ़ो।
यिंग ज़ेंग ने हाथ हिलाकर कहा, अब वो ज़ाओ फेंग से और बात नहीं करना चाहता था। जाओ गांव ने सम्मान से राज्य फरमान उठाया। वांग वान के पतन से वो अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन अपनी भावनाओं को पूरी तरह छिपा कर रखा। फरमान उठाकर उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। चिन के राजा का राज्य फरमान, सर्वोच्च नागरिक ज़ाओ फेंग, आज्ञा सुने। आपका सेवक विनम्रता से फरमान सुनता है। वांगवान के खत्म होने के बाद ज़ाओ फेंग का एक बड़ा बोझ उतर गया था। अब वो अपने इनाम शांति से ग्रहण कर सकता था। ज़ाओ फेंग, राज्य के हुक्म से तुमने यन राज्य के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया और उसे नष्ट किया। ये एक महान सेवा है। जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे लोगों का नरसंहार किया, तब तुमने सेना को उत्तर की दिशा में ले जाकर शत्रु को पूरी तरह से मिटा दिया, 1 लाख से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया और प्रजा की रक्षा की। इसके बाद तुमने सेना को दूर उत्तर तक ले जाकर विदेशी जनजातियों को कुचल दिया, उनके राज दरबार को नष्ट किया और उनके राजा का सिर काटकर महान विजय हासिल की। अब तुम्हारी इन महान उपलब्धियों के लिए ज़ाओ फेंग को 2 श्रेणी की पदोन्नति दी जाती है और मार्क्विस ऑफ एक्सीलेंस का खिताब प्रदान किया जाता है। इसके साथ वार्षिक स्टाइपेंड, भूमि और अपनी सुरक्षा सेना बनाने का अधिकार दिया जाता है। 10,000 सोने के सिक्के, 1 लाख तांबे के सिक्के, 1000 रेशम के थान, 1000 जेड के आभूषण और 1000 दास प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा ज़ाओ फेंग, जिनकी युद्ध कला पूरे देश में प्रसिद्ध है और जिन्हें ग्रेट पिन का वॉर गॉड कहा जाता है, आज हिज मैजेस्टी उन्हें एक विशेष उपाधि प्रदान करते हैं। उन्हें वू आन जुन अर्थात लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस का खिताब दिया जाता है। उनकी पर्सनल गार्ड का नाम वू आन एलीट गार्ड होगा। दरबार में सिर्फ एक ही भावना थी, ज़ाओ फेंग का युग शुरू हो चुका था। चैप्टर 251। यिंग ज़ेंग, वाइन इमॉर्टल रेस्टोरेंट तुम्हारा ही है, राइट? ज़ाओगाओ की आवाज़ पूरे ग्रैंड हॉल में गूंज उठी। रॉयल एडिक्ट की बात करें तो ये पहले ही एक बार पढ़ी जा चुकी थी जब ज़ाओ फेंग यान में था, इसलिए इस बार कोर्ट में ज़्यादा कोई शॉक नहीं हुआ। आखिरकार ये फैसला काफ़ी पहले ही तय हो चुका था। इस प्रकार आपका सेवक ज़ाओ फेंग महाराज की इस महान कृपा के लिए धन्यवाद करता है। मैं महाराज की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरूंगा। ज़ाओ फेंग ने गहरा झुककर जोर से कहा। इन इनामों के बारे में ज़ाओ फेंग ने बिल्कुल बिना झिझक उन्हें स्वीकार कर लिया। एक ही बात में कहा जा सकता था, ये सब उसने अपने खून और जंग से कमाया था। हो सकता है इसमें राजसी कृपा शामिल हो, लेकिन असल में हर चीज़ उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल की थी। लॉजिस्टिक्स कोर से शुरू करके वो एक-एक कदम लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा था। ये सब तुम्हारी योगदान के मुताबिक ही है, यिंग ज़ेंग ने कहा और उनके चेहरे पर एक रेयर सी मुस्कान आ गई। इतना कहकर यिंग ज़ेंग ने पूरे दरबार पर फिर से नज़र डाली। उनकी मौजूदगी एक बार फिर से दम घोट देने वाली अथॉरिटी से भर गई। वांग वांग के कर्मों के बारे में मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेंसरेट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को वांग वांग के मामले की जांच में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाए उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कोई रहम नहीं होगा। यिंग ज़ेंग की ठंडी आवाज़ ने पूरे दरबार को थरथरा दिया। किसी को बोलने का मौका दिए बिना वो अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। कोर्ट यहीं समाप्त होती है। ज़ाओ फेंग, झांगटाई पैलेस आ जाओ। इतना कहकर वो मुड़कर चले गए। दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज़ निकालने की। हम महाराज को विदा करते हैं, सब अधिकारी एक साथ बोले। कोर्ट के खत्म होते ही तुमने कर दिखाया, वांग जैन हंसते हुए ज़ाओ फेंग के पास आए। वांग वांग के खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठा कर लिया है ना? वो अपनी खुशी छुपाने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहे थे। वो मुझ पर हाथ डालना चाहता था तो मेरे पास भी उसके साथ खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के बीच एक अनकही समझ बन चुकी थी। ज्यादा बातों की जरूरत नहीं थी, दोनों बिल्कुल एक ही ताल पर थे। वांग जैन वांग वांग के पतन के जरिए दरबार के सब लोगों को एक संदेश दे रहे थे। ज़ाओ फेंग से दुश्मनी की कीमत यही होती है। अगर सिविल ऑफिशियल्स के प्राइम मिनिस्टर को भी गिराया जा सकता है तो बाकी लोगों को और ज्यादा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, वांग जैन ने जोर से कहा। हम बेकार में दुश्मन नहीं बनाते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। पिताजी, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आप थोड़ा गलत हो। ओ,
कैसे? मैं जाओफेंग दुश्मन बनाने से नहीं डरता, जाओफेंग हंसकर बोला, लेकिन मैं हमेशा खुले और ईमानदारी से करता हूँ। मैंने कभी ग्रेट किन के कानून का उल्लंघन नहीं किया और ना ही कभी भ्रष्टाचार में पड़ा। अगर कोई कानून के जरिए मुझे फंसाना चाहे तो उन्हें कोई बहाना नहीं मिलेगा। सच है, वैंग जैन ने जोर से हंसकर कहा। हम सैनिक लोग महाराज से जमीन और स्टाइपेंड पाते हैं, हमें भ्रष्टाचार की जरूरत ही नहीं। ससुर और दामाद दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। बाकी अधिकारी एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन कोई कुछ न बोला। जो लोग पहले वैंग वैंग के साथ थे, उनके चेहरे काले पड़ गए थे, जैसे कोई कड़वा जहर पी लिया हो, पर जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। साफ था कि वैंग जैन और जाओफेंग के शब्द सीधे उन्हीं पर थे। पिताजी, जाओफेंग ने कहा, मुझे अब झांगटाई पैलेस जाना होगा। जाओ, वैंग जैन ने हाथ हिलाकर कहा। ब्रदर हैन, जाओफेंग ने हैनफी की तरफ देखा। आज रात मेरे एस्टेट आना? जरूर, हैनफी मुस्कुराते हुए बोला। फिर जाओफेंग हॉल से बाहर निकल गया। कुई जुआंग और उसके लोगों के पास से गुजरते वक्त उसने उन पर ठंडी तेज नजर डाली। कुई चांसलर, वैंग वैंग के एक पुराने साथी ने घबराकर कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? अभी चुप रहो, कुई जुआंग ने धीमी आवाज में कहा और आसपास देखा। दरबार के अंदर वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हॉल के बाहर फूसू वहीं जमसा गया। प्राइम मिनिस्टर वैंग, ये सब यहाँ तक आ गया? क्या वो सच में भ्रष्ट था? फूसू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी हुहाय उसके पास आ गया। भाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, साम्राज्य का प्राइम मिनिस्टर, आखिरकार एक और भ्रष्ट अधिकारी ही निकला। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। जवाब का इंतजार किए बिना हुहाय खुशी खुशी वहां से चला गया। झांगटाई पैलेस के अंदर यिंगजेंग अपनी मेज पर रिपोर्ट्स देख रहे थे। जाओफेंग सीधा हॉल में घुसा। इस सेवक का महाराज को प्रणाम, उसने बिल्कुल स्वाभाविक अंदाज में कहा। यिंगजेंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जाओफेंग ने भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं दिखाई, वो साइड में बैठकर इंतजार करने लगा। ये देखकर जाओगाओ ने चुपचाप सांस खींच ली। बिना आज्ञा के बैठ जाना? लेकिन जाओफेंग को परवाह नहीं थी। आखिर महाराज ने खुद ही तो कहा था, झांगटाई पैलेस में वो अपनी मर्जी से रह सकता है। इंपीरियल किचन को आदेश दो, यिंगजेंग ने बिना सिर उठाए कहा। लंच तैयार हो और शराब भी लाओ। आज मैं यहीं झांगटाई पैलेस में जाओफेंग के साथ भोजन करूंगा। सेवक आज्ञा का पालन करेगा, जाओगाओ ने कहा और तुरंत बाहर निकल गए। योर मैजेस्टी, जाओफेंग ने गंभीर स्वर में कहा, आज मुझे यहाँ किस बात के लिए बुलाया गया है? काफी देर तक बैठकर देखने के बाद भी जब यिंगजेंग अभी तक मेमोरियल्स देख रहे थे तो जाओफेंग खुद को रोक नहीं पाया। यिंगजेंग ने सिर उठाया, मेमोरियल साइड में रखा और जाओफेंग को गहरी नजर से देखा। बुरा नहीं, वो बोले, वैंग वैंग के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए हैं, इसमें काफी समय लगा होगा, है ना? सेवक महाराज को धोखा देने का साहस नहीं करेगा, जाओफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, समय लगा, लेकिन मैंने ये ग्रेट किन के लिए किया, कानून को बनाए रखने के लिए। आज दरबार में वैंग वैंग को गिरा देने के बाद भी जाओफेंग को अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं था कि यिंगजेंग इस बात को कैसे देख रहे हैं। आखिर वैंग वैंग लेफ्ट चांसलर था, बहुत ऊंचा पद और बहुत ज्यादा प्रभाव। ये सब जानते हुए भी जाओफेंग को संभल कर ही चलना था। उसकी बेदाग बातों को सुनकर यिंगजेंग हंस पड़े। वैंग वैंग ने सच में गलत दुश्मन चुना। महाराज, जाओफेंग ने गंभीर स्वर में कहा, सेवक ने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये सब बातें मेरे सामने कहने की जरूरत नहीं है, यिंगजेंग ने उस पर एक तेज नजर डालते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? जाओफेंग ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल यिंगजेंग के शब्दों ने जाओफेंग का दिल जोर से धड़का दिया। जू सियन लू, वो तुम्हारा ही व्यापार है ना? यिंगजेंग ने धीरे से कहा। जाओफेंग ने चुपके से यिंगजेंग के चेहरे की तरफ देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सोचा था। महाराज अपनी बात को लेकर पूरी तरह निश्चित लग रहे थे। जाओफेंग समझ गया, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं था, ये बात पूरी तरह से जांच ली गई थी। महाराज को ये कैसे पता चला? जाओफेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक इतना मुनाफा कमाने वाला टैवर्न, जहां रोजाना राजा महाराजा और अमीर लोग आते जाते हों और जिसके पूरे देश में शाखाएं हों, क्या तुम्हें लगता है मैं उसकी जांच नहीं कराऊंगा? यिंगजेंग ने हंसते हुए कहा। ये भी सही है। जाओफेंग ने थोड़ी झिझक भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस पल पर उसे लगा कि कम बोलना ही बेहतर होगा।
आखिरकार जू सियान लू और यान टिंग ये दोनों ही उसके गहरे राज थे। अब जब राज खुल चुका था, जाओ फेंग थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था। क्या तुमने ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म का नाम सुना है? यिंगजेंग ने फिर पूछा। क्या मैं कह सकता हूँ कि नहीं सुना? जाओ फेंग ने संभल कर जवाब दिया। ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म के शैडो गार्ड्स ड्यूक शियो ऑफ किन के समय बनाए गए थे। लगभग 200 साल हो चुके हैं। हर एक शैडो गार्ड चुनिंदा होता है, जंग में एक आदमी 10 आम सैनिकों के बराबर। लेकिन फिर भी जब वो तुम्हारे जू सियान लू में घुसे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंत में पीछे हटना पड़ा। मेरी ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म के शैडो गार्ड्स तुम्हारे जू सियान लू के गार्ड्स का मुकाबला भी नहीं कर पाए, यिंगजेंग ने गहरे अर्थ के साथ कहा। ये सुनकर जाओ फेंग तुरंत मुस्कुराया। महाराज, मेरे जू सियान लू के गार्ड सब पुराने सैनिक हैं, इसलिए उनका कुशल होना स्वाभाविक है। कुशल? यिंगजेंग ने भौएं उठा ली। ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म के शैडो गार्ड्स सबसे चुनिंदा लोगों में से लिए जाते हैं। उनका मुकाबला करने के लिए सिर्फ कुशल होना काफी नहीं होता। तुम्हारे गार्ड्स आम आदमी नहीं हैं, यिंगजेंग ने सीधे शब्दों में कहा। ये मेरे गार्ड्स के लिए महान सम्मान है कि महाराज ने उनकी इतनी प्रशंसा की, जाओ फेंग ने तुरंत कहा। यिंगजेंग के शब्दों से ये साफ था कि उसे पता था कि जू सियान लू के गार्ड्स बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन यान टिंग के अस्तित्व का उसे अभी पता नहीं था। इस पूरे समय में भले ही ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म ने जू सियान लू को निशाना बनाया हो, जाओ फेंग ने हमेशा अपने लोगों को आदेश दिया था कि वो पहले वार ना करें। आखिर जब तक वो ग्रेट किन का मंत्री था, उसे हद से ज्यादा लापरवाह होने की इजाजत नहीं थी। जाओ फेंग बात गोल घुमाते देख यिंगजेंग ने और गहरा सवाल नहीं किया। आखिरकार हर किसी के अपने राज होते हैं और जाओ फेंग के पास तो काफी बड़े राज थे। अगर वो उसका बेटा नहीं होता तो शायद यिंगजेंग ज्यादा सतर्क हो जाता, यहाँ तक कि उसे नियंत्रित करने के उपाय भी करता। लेकिन जाओ फेंग के मामले में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कोर्ट के अधिकारी भी अपनी निजी सेना रखते थे, तो उसके बेटे को क्यों मना करें? यही यिंगजेंग का तर्क था। आज से यिंगजेंग ने आदेश दिया, हर महीने जू सियान लू मुझे 500 मटके सबसे उत्तम शराब के भेंट में देगा। महाराज, जाओ फेंग ने हाथ हिलाकर कहा, 500 कम है, उसे 1000 कर देते हैं। यिंगजेंग ने कोई सवाल नहीं किया और जाओ फेंग भी समझता था ऐसे मौके पर बदले में कुछ देना जरूरी होता है। लगता है मैंने जू सियान लू की उत्पादन क्षमता को कम आंका था, यिंगजेंग हंसते हुए बोले। महाराज ने बिल्कुल सही कहा, जाओ फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जू सियान लू कई सालों की मेहनत का नतीजा है। अगर मुझे फौज में जबरदस्ती ना भेजा गया होता तो शायद मैं सिर्फ एक शराब बनाने वाला व्यापारी ही बनकर रह जाता। जाओ फेंग ने मजाक भरे अंदाज में कहा। तो अच्छा हुआ कि तुम्हें फौज में भेजा गया, यिंगजेंग भी हंस पड़े, वरना ग्रेट किन एक महान जनरल से वंचित हो जाता। अंत में यिंगजेंग जो कह रहे थे वो दिल से कह रहे थे। वो जानते थे कि युद्ध क्षेत्र कितना खतरनाक होता है। अगर जाओ फेंग लॉजिस्टिक सेना से जिंदा ना निकल पाता तो ना वो जाओ फेंग की माँ के बारे में जानते और ना ही जाओ फेंग के अस्तित्व के बारे में। अब जब आप ऐसा कह रहे हैं तो बात सही लगती है, जाओ फेंग हंस पड़ा। तुम्हारी बातों से लगता है, यिंगजेंग ने थोड़ा आश्चर्य के साथ पूछा, क्या जू सियान लू की शराब भी तुम्हारी ही रचना है? रेसिपी मेरी थी, लेकिन शराब बनाना पेशेवर शराबसाजों का काम है, जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, यिंगजेंग ने कहा। तुम सच में काफी प्रतिभावान हो। मेरे पास और भी काफी प्रतिभाएं हैं महाराज, जाओ फेंग ने हंसते हुए कहा। अरर, अब तो ये जानने की उत्सुकता बढ़ रही है कि तुम और क्या क्या कर सकते हो, यिंगजेंग ने मजाक भरे अंदाज में कहा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं 8वीं सैन्य श्रेणी के तहत आता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि ग्रेट किन के लिए नए राज्यों को जीतने का प्रयास करूँ, जाओ फेंग ने हंसते हुए कहा। तो तुम्हें लगता है कि तुम बूढ़े गवर्नर वैंग जियान के कब्जे में आए सभी क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर सकते हो, यिंगजेंग ने पूछा। क्षेत्र तो बाद की बात है, पहले मैं विकिंग जाओ नामक गॉड डीमन को घुटने पर लाऊंगा, जाओ फेंग ने आत्मविश्वास से कहा।
शराब के क्यूज तो आपको हर महीने मिलते रहेंगे, लेकिन गॉड डीमन शायद हर महीने नहीं मिल पाएगा। अक्सर इसी तरह के मजाक याद दिलाते रहते हैं कि हर किसी के पास अपनी राज और कुछ आदतें होती हैं, यहाँ तक कि सम्राट यिंगज़ेंग का भी। जांगताई पैलेस में पिताजी और बेटे के बीच बातचीत जारी रही। इसी दौरान लेडी हू के महल में, माता, आज दरबार में आप देखते तो यकीन नहीं होता, हुहाई ने उत्साह से कहा। फूसू का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसका सबसे बड़ा सहारा वांग वान इस बार पूरी तरह खत्म हो गया। जाओ फेंग वाकई निर्दयी है। उसने वांग वान के जुर्म ढूंढ निकाले और उसे सीधा गिरा दिया। लॉर्ड जाओ, लेडी हू ने जाओ गाओ की तरफ देखा। क्या ये सच है? हमेशा से जाओ गाओ यिंगज़ेंग के बिल्कुल पास सेवा करता आया था, लेकिन जब भी जाओ फेंग अपने बच्चों के साथ महल आता या फिर खुद जाओ फेंग मौजूद होता तो जाओ गाओ को अक्सर छुट्टी मिल जाती थी। वांग वान इस बार पूरी तरह खत्म हो चुका है, जाओ गाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये यकीन करना मुश्किल है, दरबार का एक चांसलर जिसके पास इतनी शक्ति थी लगभग 20 साल तक, और फिर भी जाओ फेंग ने उसे ऐसे गिरा दिया। जाओ गाओ ने अफसोस भरी आवाज में कहा, वांग वान, ऐसा पद कल्पना से परे था। भले ही वो पहले के लू बुवे जितना महान ना हो, लेकिन उसकी शक्ति और प्रभाव किसी से कम नहीं था। है आयर, लेडी हू ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जाओ फेंग को कभी अपना दुश्मन मत बनाना। ये आदमी सिर्फ सेना का नेतृत्व और सैन्य शक्ति ही नहीं रखता, बल्कि छोटी सी बात का भी बदला लेने वाला है। उसने इतने सबूत इकट्ठा किए, इसका मतलब है कि वो काफी समय से ये सब योजना बना रहा था। वांग वान जैसा चालाक आदमी भी उसके जाल से नहीं बच पाया। इससे उसकी क्षमता का अंदाजा लगता है, लेडी हू ने गंभीरता से कहा। माता, हुहाई ने सिर हिलाकर कहा, निश्चिंत रहिए। मैं अभी भी जाओ फेंग को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, हुहाई ने तुरंत कहा। मैं उसे नाराज कैसे कर सकता हूँ? भले ही उसने अभी तक मेरी वफादारी स्वीकार ना की हो, लेकिन जब तक वो फूसू को निशाना बनाता रहेगा, जैसे ही मैं युवराज बनूंगा और राजगद्दी संभालूंगा, मैं उसे जरूर अच्छा व्यवहार दूंगा, हुहाई ने बिना झिझक वादा किया। युवराज, जाओ गाओ ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। जाओ फेंग जैसे आदमी के साथ सिर्फ सद्भावना दिखाना काफी है, उसे अपनी तरफ खींचने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, उसे कभी नाराज मत करना। जाओ फेंग ने वांग वान पर वार इसलिए किया क्योंकि वांग वान बार बार उसे निशाना बना रहा था। यही इस पूरे मामले की जड़ है, जाओ गाओ ने समझाया। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वांग वान और उसका गठबंधन मूर्ख था, जो बार बार जाओ फेंग से उलझता रहा, और फूसू और भी ज्यादा मूर्ख है, जो अपने अधीन लोगों को नियंत्रित तक नहीं कर पाया। मैं तो शुरू से ही अपने लोगों को संभाल कर रखता आया हूँ, हुहाई ने आत्मविश्वास के साथ कहा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा कोई भी आदमी जाओ फेंग को नाराज न करे, इसलिए भले ही मैं उसे एक्टिवली अपनी तरफ ना ला पाया हूं, फिर भी जाओ फेंग मुझे निशाना नहीं बनाएगा। तो फिर इस स्थिति का फायदा क्यों ना उठाया जाए? हुहाई ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। युवराज, जाओ गाओ ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अब आपको एक और बात पर भी ध्यान देना चाहिए। कौन सी बात? हुहाई ने जाओ गाओ की तरफ देखा। वांग वान का पतन निश्चित है। उसकी मृत्यु के बाद लेफ्ट चांसलर का पद खाली हो जाएगा। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ये पद अगला कौन संभालेगा, जाओ गाओ ने गंभीरता से कहा। क्या गुरु का मतलब है कि हमारे लोगों में से कोई इस पद पर आए? हुहाई ने सोचते हुए कहा। लेकिन जो लोग उच्च पद पर हैं, या तो न्यूट्रल हैं या फिर फूसू का समर्थन करते हैं। हमारे लोगों के पास शायद इतनी योग्यता नहीं है। मैं महाराज को जितना जानता हूं, इस पद पर या तो ली सी बैठेगा या फिर वही ले आओ। ली सी और वांग वान जन्मों के दुश्मन रहे हैं। अगर कोई ली सी का नाम आगे रखेगा तो दरबार में विरोध जरूर होगा, इसलिए हमें ली सी का समर्थन करना चाहिए। अगर ये पद उसे युवराज के प्रभाव से मिलता है तो ली सी पर युवराज का एहसान होगा और ये हमारे लिए लाभदायक होगा, जाओ गाओ ने विस्तार से समझाया।
सच कहना पड़ेगा, जाओ गाओ का दिमाग बेहद तीक्ष्ण था और यिंग ज़ेंग की सोच को वो बहुत गहराई से समझता था। सिर्फ कुछ वाक्यों में ही उसने पूरे खेल के महत्वपूर्ण बिंदु पकड़ लिए। मैं गुरु के शब्दों को याद रखूंगा, हु हाय ने सर झुकाकर कहा। भले ही हु हाय स्वभाव से लापरवाह हो, लेकिन इस मामले में जाओ गाओ के सामने वो पूरी तरह आज्ञाकारी था। इसी पल एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ चिंता का साया। फूसू के निवास के अंदर कुछ लोग फूसू के सामने खड़े थे, सबके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने शुरू से ही कहा था, जाओ फेंग ऐसा व्यक्ति है जिसे दोस्त बनाना चाहिए, दुश्मन नहीं। लेकिन तुम सबने उसका विरोध करने पर ही जोर दिया। अब देखो क्या हो गया। चांसलर वोंग का पूरा परिवार कैद में है और लगभग 20 अन्य मंत्री भी इसी हालत में हैं। फूसू ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर असहायता साफ झलक रही थी। युवराज, कुई शांग ने भी सांस भरते हुए कहा, इस स्थिति में अब हम कुछ नहीं कर सकते। कुई शांग, फूसू ने फिर भी उम्मीद से पूछा, क्या चांसलर वोंग को बचाने का कोई तरीका है? आखिरकार वांग वान ने इतने सालों तक उसका साथ दिया था, उसे मौत के सामने छोड़ देना फूसू के लिए असंभव सा था। दरबार में चुन्यू युद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, फुंग जिए ने स्वयं सबूतों की जांच की है। सब कुछ पहले ही पुष्ट हो चुका है। अब चांसलर वोंग या बाकी शामिल मंत्रियों को बचाना असंभव है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वांग वान के वंश को बचाने की कोशिश करें। चुन्यू युद्ध ने थका हुआ सांस कहा। क्या चांसलर वोंग का पूरा परिवार बच सकता है? फूसू ने कुई शांग की तरफ देखा। मुश्किल है, कुई शांग ने कहा। इस मामले की अगुवाई ली सी कर रहा है और वो वांग वान को कभी नहीं छोड़ेगा। शायद इस सब का मूल बिंदु युवराज ही हैं। आखिरकार कुई शांग ने लाचारी के साथ कहा। ये फूसू समझ गया कि कुई शांग क्या कहना चाह रहा था। और फिर जाओ फेंग, ये आदमी बहुत भयंकर है। वांग वान हमेशा बहुत सतर्क रहता था, फिर भी जाओ फेंग ने उसके खिलाफ इतने सबूत निकाल लिए। कुई शांग का चेहरा अंधेरा हो गया, आंखों में गहरा भय था। अगर पहले सिर्फ जबानी विरोध था, तो अब बात सीधी जान मारने की दुश्मनी तक पहुंच चुकी थी। जाओ फेंग हमें नहीं छोड़ेगा और हम भी जाओ फेंग को नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फूसू ने थकी हुई आवाज में कहा। और चांसलर चुन्यू, उन्होंने आगे कहा, महाराज ने आदेश दिया है कि आप जाओ फेंग से माफी मांगे। इस मामले को आपको बहुत संभाल कर निभाना होगा। कुई शांग ने चुन्यू युद्ध की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर चुन्यू युद्ध का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कोई बहुत ही कड़वा चीज खा ली हो। मैं इस मामले को ठीक से संभालूंगा, उन्होंने भारी आवाज में कहा। इस बार ये बात दोबारा युवराज तक नहीं पहुंचने दूंगा। चुन्यू युद्ध ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अपमान और लाचारी साफ झलक रही थी। चैप्टर 252 इंग झंग, फूसू के बारे में तुम क्या सोचते हो? किन के कन्फ्यूशन स्कूल के हेड चुन्यू युए एक ऐसे विद्वान थे जिनका पूरे देश में बड़ा मान सम्मान था। उनके शिष्य हर जगह फैले हुए थे। लेकिन आज उन्हें एक मामूली सैनिक अफसर से माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। सिर्फ माफ़ी ही नहीं, बल्कि खुद जाकर सामने से माफ़ी मांगनी थी। चुन्यू युए के लिए ये शुद्ध अपमान था, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, ना अपने लिए ना ही फूसू के लिए। थ्यांगताई पैलेस के अंदर इंगझंग और झाओ फेंग साथ बैठे हुए थे, सामने रखे मेमोरियल्स को देखते और डिस्कस करते हुए। वक्त का पता ही नहीं चला। कब दोपहर हो गई, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। योर मैजेस्टी, भोजन तैयार है, क्या सर्व कर दिया जाए? बाहर से झाओ गाओ की आवाज आई। वक्त कैसे गुजर जाता है, देखते देखते दोपहर हो गई। इंगझंग ने हाथ में पकड़ा मेमोरियल रखा और थकान के साथ अपनी कनपटियों को मलते हुए बोले, योर मैजेस्टी सच में बहुत मेहनती हैं। झाओ फेंग ने डेस्क पर रखे मेमोरियल्स के पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा। किन एम्पायर बहुत विशाल है, इंगझंग ने गंभीर आवाज में कहा। रोज अलग अलग कमांड्री से अनेक मेमोरियल्स आते हैं, हर एक पर ध्यान देना जरूरी है।
अगर जरा सी भी लापरवाही हो गई तो बड़ा विनाश हो सकता है। मैं खुद थक जाऊं पर अपनी प्रजा को कष्ट नहीं होने दूंगा। इसकी आवाज में पूरा विश्वास था। योर मैजेस्टी में सचमुच राजाओं जैसी महानता है, झाओ फेंग ने दिल से प्रशंसा की। सच कहें तो राज्य चलाने के लिए इंगझंग की लगन वाकई प्रशंसनीय थी। लेकिन झाओ फेंग के मन में अपनी ही सोच चल रही थी। जब किन राजवंश का अंत होगा और मैं अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा तो चियर को अच्छी तरह ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि ये सब राज्य के काम वही संभाले और मैं सेना के साथ युद्ध कर सकूं और पावर अप्स जमा कर सकूं। रोज-रोज मेमोरियल्स पढ़ना बहुत बोर हो जाता है यार। झाओ फेंग मन ही मन हंस पड़ा। मैं इतनी देर से थकान की बात कर रहा हूं और तुम अभी तक समझे नहीं। इंगझंग ने उसे थोड़ी झुंझलाहट भरी नजर से देखा। योर मैजेस्टी, मुझे क्या समझना चाहिए? झाओ फेंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। योर मैजेस्टी, आप मुझसे राज्य के काम संभालने को तो नहीं कह रहे। ये तो क्राउन प्रिंस का काम होता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। झाओ फेंग ने तुरंत हाथ हिलाकर इनकार कर दिया। इंगझंग हंस पड़ा। उसने टेबल पर रखी खाली पिल बॉटल उठाई और झाओ फेंग की तरफ उछाल दी। बॉटल देखते ही झाओ फेंग समझ गया। ओह, आप इनविगोरेटिंग पिल्स की बात कर रहे थे। अब समझा। कल ही और भिजवा दूंगा योर मैजेस्टी। फिर उसके मन में एक और सवाल आया। योर मैजेस्टी, क्या पैलेस के चीफ एल्केमिस्ट सू फू अभी तक वापस नहीं आए? नो, इंगझंग ने सिर हिलाया। पर तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? बस जानने की जिज्ञासा है, झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सू फू, एक मशहूर ऐतिहासिक नाम। पिछली जिंदगी में झाओ फेंग इतिहास पढ़ना पसंद करता था, खासकर मशहूर व्यक्तियों के बारे में। अब जब वो खुद इसी युग में रह रहा था और खुद भी एक प्रभावशाली शख्स बन चुका था, तो इतिहास के छुपे हुए राजों को समझना उसके लिए और भी दिलचस्प हो गया था। सू फू उसमें एक की था। उसका बैकग्राउंड रहस्यमयी था। किन कोर्ट में उसका आना नॉर्मल लगता था, लेकिन जब इंगझंग ने सब एल्केमिस्ट्स को मारने का हुक्म दिया, तब सू फू भाग निकला। पैलेस के पिल्स का अध्ययन करने के बाद झाओ फेंग ने एक अजीब बात नोटिस की। हैवी मेटल्स की वजह से जहरीली होने के बावजूद उन पिल्स में असली मेडिसिनल गुण भी थे। कुछ शरीर को मजबूत बनाते थे, कुछ ताकत बढ़ाते थे। जहरीलापन जैसे जानबूझकर डाला गया हो। इसका मतलब था कि सू फू के पास सच में एल्केमी का ज्ञान हो सकता है। अगर झाओ फेंग खुद एक एल्केमिस्ट का विरासत ना पाता तो शायद वो ये बात कभी ना समझ पाता। अगर उसे ये जानना था कि इस दुनिया में सच में कल्टिवेटर्स या इमॉर्टल्स मौजूद हैं, तो सू फू एक ज़रूरी सुराग था। एक भगे हुए आदमी के बारे में क्यूरियस होने की क्या ज़रूरत है? इंगझंग की आवाज़ ठंडी हो गई। बेहतर है वो हमेशा छुपा रहे। अगर वो सामने आया तो मैं उसे बिना दया के मरवा दूंगा। उन एल्केमिस्ट्स ने सालों तक उसे जहर दिया था। गुस्सा ना हो तो क्या हो? सू फू वापस आएगा, झाओ फेंग ने पूरे विश्वास से कहा। एम्पायर ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। तुम इतने श्योर कैसे हो? इंगझंग हंस दिया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मुझे यकीन है। क्या वो सीधा ये कह सकता था कि सू फू शायद शुरू से ही इंगझंग को मारना चाहता था? ये बात ज्यादा लॉजिकल नहीं लगती, पर उसके दिल में एक गहरी इंट्यूशन थी। अगर सू फू सच में एक कल्टिवेटर था, तो इंगझंग ही उसका असली टारगेट था। जब तक इंगझंग जिंदा रहेगा, सू फू का मिशन अधूरा रहेगा। इसलिए वो जरूर लौटेगा। फिर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, इंगझंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसी वक्त पैलेस के दरवाजे खुले। झाओ गाओ सेवकों के साथ अंदर आया। टेबल सजाई गई, गद्दियां रखी गईं और लजीज पकवान और शराब परोसी गई। योर मैजेस्टी, क्या और कोई आदेश है? झाओ गाओ ने अदब से पूछा। तुम जा सकते हो, इंगझंग ने हाथ हिला दिया। जी योर मैजेस्टी। झाओ गाओ झुककर बाहर चला गया और दरवाजे बंद हो गए। योर मैजेस्टी, मैं आपके लिए शराब डाल देता हूं। झाओ फेंग ने खुद वाइन जग उठाया।
ये शराब वाइन इंडियन हाउस से खरीदी गई थी, इंग झंग ने घूंट लेते हुए कहा। और अब पता चला कि ये तुम्हारी ही है। योर मैजेस्टी ने पूछा ही नहीं तो मैं बताने की हिम्मत कैसे करता, झाओ फेंग ने मुस्कुराया। तुमने इसे कब इस्टेब्लिश किया था? इंग झंग ने पूछा। जब मैं वे चेंग का डेप्यूटी जनरल बना था, झाओ फेंग ने जवाब दिया। मुझे लगा ही था, इंग झंग ने सिर हिलाया। ब्लैक आइस टेरेस ने इन्वेस्टिगेट किया था। पहली वाइन इंडियन हाउस वे चेंग में खुली थी। तभी मुझे समझ आ गया था कि ये सब तुमसे जुड़ा है। झाओ फेंग बस हंस पड़ा। मैंने अपना व्यापार खुलेआम और कानून के तहत शुरू किया था, जाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। किन के कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो सैन्य अधिकारियों को व्यापार करने से रोके। इसलिए अगर ये बात सबके सामने आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग वाकई तेज है, यिंगज़ेंग ने अर्थभरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी तीखी नज़र जाओ फेंग को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसके हर राज को देख पा रहा हो। उस नज़र के नीचे इतनी ऊंची पदवी और असाधारण शक्ति होने के बावजूद जाओ फेंग ने भी हल्की सी दबाव महसूस की। सच में किन शी हुआंग है, जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा। साधारण इंसान होने के बावजूद इसका जन्मजात राजसी ऑरा सांस खोट देने वाला है। अच्छा फिर महाराज, जाओ फेंग ने गहरी सांस ली। मैं सच बता देता हूँ, मैंने कुछ एलीट गार्ड्स भी तैयार किए हैं। वो मेरे निवास और मेरे गांव शाचियों में तैनात हैं। सब मिलाकर लगभग 1000 लोग हैं। जाओ फेंग ने अपनी छिपी हुई शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा उगल दिया। हैं, यिंगज़ेंग सिर्फ हल्की सी हंसी हंसा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसका बेटा लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। अगर जाओ फेंग कह रहा था 1000 तो असल संख्या इससे ज्यादा ही होगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि इसकी एग्जैक्ट गिनती खुद यिंगज़ेंग को भी नहीं पता थी। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि जियो शियान लो के पीछे छिपे हुए गार्ड्स हैं। ना वो ना ही ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म कभी भी उनकी असली ताकत का अंदाज़ा लगा पाए थे। ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म साम्राज्य के हर कोने में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी वो यान कोट में घुस नहीं पाया और ना ही जियो शियान लू के अंदर। वांगवान के बारे में तुम क्या सोचते हो? यिंगज़ेंग ने अचानक पूछा। उसने ग्रेट किन के कानून का उल्लंघन किया है, जाओ फेंग ने बिना सोचे कहा। उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। वांगवान के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूत इतने थे कि उसे और उसके पूरे वंश को नष्ट करने के लिए काफ़ी थे, खासकर जमीन हड़पने का जुर्म। इस युग में जमीन बहुत थी और लोग कम। ग्रेट किन में सारी जमीन राज्य की मानी जाती थी। सिर्फ वे लोग जिनके पास सैन्य योगदान होते थे उन्हें जमीन दान में मिल सकती थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती थी। आम लोगों को सरकार खेती के लिए जमीन देती थी, लेकिन उन्हें मालिक होने का अधिकार नहीं होता था। वांगवान ने अपने चांसलर पद का गलत फायदा उठाकर बड़ी मात्रा में जमीन हड़प ली थी। इसके अलावा वो सरकारी दासों के व्यापार में भी शामिल था। सरकारी दास कौन होते थे? जब किन सेना ने अन्य राज्यों को जीता तो हजारों कुलीन लोग और पकड़े गए सैनिक दास बना दिए जाते थे। दंड सेना प्रणाली से पहले ये दास अनंत कमाई का जरिया थे। दास व्यापार की नींव वहीं थी। दंड सेना के बाद भी वांगवान और उसके साथी छोटे स्तर पर यह धंधा जारी रखते थे। आखिर युद्धों से दासों की संख्या कभी कम नहीं होती थी। शायद शुरू से ही वांगवान और उसके गठबंधन जाओ फेंग को सिर्फ फुसू के लिए निशाना नहीं बना रहे थे, बल्कि अपने लाभ और अधिकार को बचाने के लिए, क्योंकि जाओ फेंग सीधा उनकी दौलत और अधिकार के लिए खतरा बन चुका था। उनके पाप पूरे कुल का विनाश मांगते हैं, यिंगज़ेंग ने ठंडी आवाज में कहा। जब विनाश योग्य है तो विनाश ही होगा, जाओ फेंग ने बेरहमी से कहा। तुम इस फैसले पर पूरी तरह दृढ़ हो? यिंगज़ेंग ने पूछा। अगर तुम वांगवान के वंश को बख्श देते हो तो तुम पुराने कुलीन गठबंधन से पूरी तरह रिश्ता नहीं काट पाओगे। वांगवान पुराने अरिस्टोक्रेसी के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर तुम उसे पूरी तरह मिटा देते हो तो वो सब तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे, यिंगज़ेंग ने चेतावनी दी। इस पल वो किन का राजा बनकर नहीं बल्कि एक पिता बनकर बोल रहा था, लेकिन जाओ फेंग ये बात नहीं जानता था। यिंगज़ेंग की दृष्टि से भले ही भविष्य में जाओ फेंग अपनी असली पहचान वापस पाले, फिर भी उसे सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर वो हद से आगे बढ़ गया तो पुराना कुलीन वर्ग उसका जन्मजात शत्रु बन जाएगा। अगर वो मुझे दुश्मन समझते हैं तो समझने दो, जाओ फेंग ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा। मैं उनसे नहीं डरता। इस बार मैं वांगवान के पूरे कुल को मिसाल बनाऊंगा ताकि दरबार को ये समझ आ जाए कि मेरे साथ छोटी राजनीतिक चालों का खेल न खेलें। अगर उन्होंने योजना रचने की हिम्मत की तो मैं भी आखिरी सांस तक खेलने को तैयार हूं। यिंग ज़ेंग को उसकी चिंता देखकर जाओ फेंग ने सीधी बात कह दी। वांगवान, किन के पुराने अरिस्टोक्रेट्स? जाओ फेंग सच में उनसे बिल्कुल नहीं डरता था। जब तुमने फैसला ही कर लिया है तो अपनी सोच के मुताबिक ही करो। यिंग ज़ेंग ने इस मामले में और हस्तक्षेप नहीं किया। उल्टा जाओ फेंग की दृढ़ता और निर्दयता उसे और भी पसंद आने लगी। आखिर यिंग ज़ेंग खुद भी इसी तरह से राज करता था। बदला पूरे ब्याज के साथ चुकाया जाता है। महाराज, जाओ फेंग ने आगे कहा, मैं वांगवान की सज़ा का निरीक्षण स्वयं करना चाहता हूँ। यिंग ज़ेंग ने उसे कुछ पल देखा, फिर सिर हिला दिया। अनुमति है। इसी समय पुत्र फुसू पिता से दर्शन की अनुमति चाहता है। बाहर से फुसू की आवाज़ आई। माफ़ी मांगने आया है, जाओ फेंग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। यिंग ज़ेंग की आवाज़ ठंडी ही रही। अंदर आओ। महल के दरवाजे खोले, फुसू तेज कदमों से अंदर आया और यिंग ज़ेंग के पास पहुंचते ही घुटनों पर गिर पड़ा। पुत्र पिता को प्रणाम करता है, फुसू ने जमीन तक सिर झुका दिया। जो कहना है सीधा कहो, यिंग ज़ेंग ने बेपरवाह स्वर में कहा। उसका लहजा जाओ फेंग से बात करते वक्त के मुकाबले काफ़ी ज्यादा ठंडा था। शायद उसने फुसू से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थीं, और अब जब फुसू उन पर खरा नहीं उतरा पाया तो वो उसे स्वीकार तक नहीं करना चाहता था। शायद इसी वजह से बाद में फुसू को उत्तर सीमा पर भेज दिया गया। राष्ट्रीय नीतियों की आलोचना, ग्रेट वॉल पर सवाल और कानूनी व्यवस्था को चुनौती। जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा। फुसू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सच्चाई थी जब उसने यिंग ज़ेंग को देखा। पिता, वांगवान में निश्चित रूप से कानून तोड़ा है और सबूत भी पूरे हैं। पुत्र जानता है कि उसे उसके लिए गुहार नहीं लगानी चाहिए, लेकिन वांगवान ने कई वर्षों तक ग्रेट किन की सेवा की है, राज्य के लिए दिन रात परिश्रम किया है। पुत्र विनम्रता से अनुरोध करता है कि पिता उसकी सेवा को ध्यान में रखें और उसके वंश को पूर्ण विनाश से बचा लें। ये कहकर फुसू ने फिर से सिर झुका दिया। वो यहाँ खुद क्यों आया है? यिंग ज़ेंग ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके शिष्य या सहयोगी कहाँ हैं? फुसू कभी आधिकारिक रूप से वांगवान का शिष्य नहीं था, फुसू ने शांत स्वर में कहा। लेकिन इन सालों में उसने मुझे मार्गदर्शन दिया है और मेरी देखभाल की है। मैं खुद को उसका आधा शिष्य मानता हूँ, फुसू ने दृढ़ स्वर में कहा। इसलिए उसके लिए गुहार लगाना मेरा कर्तव्य है। फिर क्या तुम जानते हो? यिंग ज़ेंग ने तीखी नज़र से देखते हुए पूछा। ग्रेट किन की नींव क्या है? ग्रेट किन की नींव कानून है, पुत्र समझता है पिता। लेकिन कानून के नीचे भी मानवता होती है, फुसू ने तर्क दिया। अगर हर कोई कानून से ऊपर व्यक्तिगत रिश्तों को रखे तो ग्रेट किन का क्या होगा? भावनाओं से चलने वाला राज्य व्यवस्था कैसे बनाए रखेगा? व्यक्तिगत संबंध निजी मामले होते हैं। अगर हर कोई अपनी पहचान और रिश्तों के हिसाब से काम करे तो कानून का क्या रह जाएगा? किन दुनिया पर शासन कैसे करेगा? यिंग ज़ेंग का स्वर और भी ठंडा हो गया। वांगवान की गिरफ्तारी के बाद से ही यिंग ज़ेंग को अंदाजा था कि कोई ना कोई उसके लिए गुहार लगाने आएगा, और वो जानता था कि फुसू जरूर आएगा। लेकिन कोई भी सच में बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे समय पर सामने नहीं आता, पर फुसू वो ऐसा नहीं था। पुत्र, पुत्र। यिंग ज़ेंग के दबाव भरी नज़र के नीचे फुसू के शब्द लड़खड़ा गए, क्योंकि जो कुछ उसके पिता ने कहा वो सब सच था। जाओ, यिंग ज़ेंग ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। जी पिता। फुसू दांत भींचकर बड़ी मुश्किल से चांगताई पैलेस हॉल से बाहर निकला। उसके जाने के बाद मैं समझता था वो नहीं आएगा, यिंग ज़ेंग ने धीरे से कहा। क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति ऐसे वक्त में गुहार नहीं लगाता। भले ही युवराज ज्यादा चालाक ना हो, जाओ फेंग ने कहा, लेकिन वो दया और धर्म का व्यक्ति है। यही था जाओ फेंग का फुसू के बारे में अभिप्राय। कैसे समझाएं? क्षमता के मामले में यिंग ज़ेंग के वर्षों के प्रशिक्षण के बाद फुसू में कुछ योग्यता तो थी,
लेकिन उसे गलत दिशा में सिखाया गया था। उसका स्वभाव कोमल था और वो दया और धर्म को सबसे ऊपर रखता था। उसने कन्फ्यूशियन शिक्षा को पूरी तरह अपना लिया था। पर यही बात एक शासक के लिए सबसे गलत थी। चिन के अलावा अब सिर्फ ची और चू ही बचे थे। एकीकरण हाथ के फासले पर था। यिंगज़ेंग को ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत थी जो दुनिया को दबा सके और दरबार पर नियंत्रण रख सके। फूसू का ये कहना कि मानवता राष्ट्रीय कानून से ऊपर होनी चाहिए युवराज की सोच नहीं थी। इसीलिए यिंगज़ेंग उससे दिन प्रतिदिन निराश होता जा रहा था। दया और धर्म? शायद, यिंगज़ेंग ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा। शक्ति के शिखर पर बैठकर दया और धर्म आम लोगों के लिए तो सराहनीय होते हैं, लेकिन अगर शासक हद से ज्यादा दयालु हो जाए तो अंत में वही उसे खा जाते हैं, दरबार के अधिकारी जो चिन के पतन का कारण बनते हैं। क्या तुम फूसू से नाराज हो? यिंगज़ेंग ने अचानक ज़ाओफेंग से पूछा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। महाराज, ज़ाओफेंग ने तुरंत गंभीर होकर कहा, मैं युवराज से नाराज होने का साहस कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ। फूसू के गठबंधन के लोग बार बार तुम्हारा विरोध करते आए हैं। ऐसे में अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति कसक हो तो वो स्वाभाविक होगा, यिंगज़ेंग ने थकी हुई सांस के साथ कहा। सच ये था कि वो चिंतित था। एक दिन जब वो ज़ाओफेंग की असली पहचान स्वीकार करेगा और उसका स्थान वापस देगा। अगर ज़ाओफेंग युवराज बना या भविष्य का राजा, तो वो फूसू के साथ क्या करेगा? अपने अन्य भाइयों के साथ क्या करेगा? अगर अंत में भाई भाई के खून तक बात पहुंची तो यिंगज़ेंग इसे कैसे झेल पाएगा? मैं फूसू से नाराज क्यों होऊंगा? ज़ाओफेंग ने शांत स्वर में कहा। सच बताऊं तो, उसने आगे कहा, फूसू वाकई दयालु है। वो हमेशा मुझसे संबंध सुधारने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। असल में उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो कन्फ्यूशियन शिक्षा से इतना प्रभावित है कि बहुत ही कठोर और जड़ हो गया है। बड़े दोष की बात करें तो मैं सच में कोई नहीं ढूंढ पाता, ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए बिल्कुल खुलकर कहा। फूसू के मामले में उसके पास स्वतंत्र सोच की कमी थी। वो सिर्फ वांग वान और जैसे लोगों के हाथों की कठपुतली था। ऊपर से लगता था जैसे वो उसे युवराज के पद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें बस एक ऐसा मोहरा चाहिए था जिसे वो नियंत्रित कर सके। फूसू उनके हितों का प्रतिनिधि था और उसका स्वभाव सुनिश्चित करता था कि भविष्य में भी वो उनके हितों की रक्षा करेगा। जब चुनियू युए ने पहली बार ज़ाओफेंग को निशाना बनाया था, तब भी फूसू माफी मांगने आया था। बाद के घटनाओं में भी ये सिलसिला दोहराया गया। ये सब बिल्कुल साफ था। नाराजगी? वो तो कभी विचार में ही नहीं आई। ज़ाओफेंग ने कभी भी फूसू को अपना सच्चा प्रतिद्वंद्वी नहीं माना और फूसू के भविष्य के अंजाम को देखते हुए सिर्फ यिंगज़ेंग के लिए ज़ाओफेंग उसे जिंदा रखेगा। यिंगज़ेंग ने वर्षों तक जो कृपा और उपकार दिखाया था, उसका बदला यही होगा। वो इतिहास को दोहराने नहीं देगा। चीन का महान प्रथम सम्राट, जो चीन को एकीकृत करने वाला शासक था, अंत में उसका वंश उसके ही पुत्र के हाथों नष्ट हो गया। पिछले जन्म में भी ज़ाओफेंग को इस बात पर क्रोध आता था, और अब जब उसके पास सब कुछ बदलने की शक्ति थी, वो जरूर बदलेगा। भले ही एक दिन चिन का पतन हो जाए, ज़ाओफेंग यिंगज़ेंग के वंश की रक्षा करेगा। चाहे उनके पास धन और शक्ति ना भी रहे, फिर भी उन्हें शांत जीवन जीने देगा। अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं? यिंगज़ेंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। हैं, इस बात में तुम गलत नहीं हो, उसने राहत महसूस करते हुए कहा। उसने ज़ाओफेंग की बातों पर विश्वास किया और वो देख सकता था कि ज़ाओफेंग के मन में फूसू के लिए कोई द्वेष नहीं था। फिर हु हाय के बारे में तुम क्या सोचते हो? मैं उसे सिर्फ कुछ बार मिला हूं, इसलिए उसे अच्छी तरह नहीं जानता, ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हु हाय? बिल्कुल ही निकम्मा, लेकिन बेहद चालाक। अभी तक उसका असली चेहरा सामने नहीं आया था, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठेगा, उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। वो अपने भाई बहनों का संहार करेगा, यहाँ तक कि बेहद क्रूर दंड भी लागू करेगा। विशाल चिन साम्राज्य उसी के हाथों तबाह हो जाएगा। ऐसे निर्दयी और अमानवीय व्यक्ति को ज़ाओफेंग शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता था। उसे ना ही जानना बेहतर है, यिंगज़ेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और बात आगे नहीं बढ़ाई।
इस बार जब तुम लौटे हो, यन का युद्ध निपट चुका है। आने वाले दिनों में तुम सियानियांग में ही रहो और अच्छी तरह विश्राम करो। अगली बार जब तुम फिर से विजय हासिल करोगे, मैं तुम्हें गु वेई, राष्ट्रीय सेनापति के पद पर नियुक्त करूंगा। यिंग ज़ेंग की आवाज में उम्मीद की झलक थी। ज़ाओ फेंग का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने तुरंत झुककर कहा, सेवक महाराज के विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद करता है।